तो इकोनॉमिक्स, ये तो इंडियन इको तो 12th में आई, चलो एक सब्जेक्ट आ गया, उसी के अंदर पार्ट आ गया इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लेकिन इकोनॉमी का मतलब क्या है ये तो हमें क्लियर होना चाहिए ना, कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ेंगे। अरे तुम्हें तो सीए ने पढ़ाया है, तुम फिर भी ऐसे कर रहे हो। बारी बारी नंबर आएगा, लास्ट में आएगा तुम्हारा नंबर। अरे कुछ तो बोलो यार जानवी, यहाँ पे तो बोलने से मतलब है, सही बोलना है गलत बोलना है, कम से कम ये तो है कि तुम अपने ओपिनियन तो सामने रखो, जैसा भी आता है। जैसे कोई मैटर नहीं करता कि वो सही है गलत है, क्योंकि सही सिखाने के लिए तो मैं हुई, इसी बात की तो फीस ले रहा हूँ। लेकिन बोलना चाहिए, तब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ सही भी आता है गलत भी आता है, मुझे भी पता चलेगा बच्चे को क्या आता है क्या नहीं आता। स्टडी ऑफ नेशन, फाइनेंशियल स्टेट। चलो अब ये आप लोगों को थोड़ा क्या है कि इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट क्लियर नहीं है, कि पूरे साल पढ़कर आए, ये हमारे साथ प्रॉब्लम है, और ये बच्चों को रियलाइज नहीं होता, ये पेरेंट्स को भी रियलाइज नहीं होता कि समस्या कहाँ है, टीचर बढ़िया नहीं है ना। ये है, कुछ पेरेंट्स आके कहते हैं कि स्कूल में भी इतनी मोटी फीस दे रहे हैं सर, कोचिंग पे भी इतनी बढ़िया दे रहे हैं, तो मैं तो कहता हूँ कि स्कूल वालों से डिमांड करो, वो अच्छा पढ़ाएं, हमारे पास आने की जरूरत ही ना पड़े। उल्टा हमें जरूरत पड़नी चाहिए फिर स्कूल जाने की। अभी तो बच्चों को क्यों जबरदस्ती भेज रहे हो स्कूल में, होता तो कुछ है नहीं। चलिए, इकोनॉमिक्स की शुरुआत कहाँ से होती है ये बात मैं आपको बताता हूं। इकोनॉमिक्स की शुरुआत होती है कि रिसोर्सेस कम है, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस, scarcity of resources is a universal fact। यूनिवर्सल फैक्ट में ए ही आता है, एन नहीं आता। बच्चे सोचते हैं वोवेल आया तो ए। हमने कहा सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, कहानी शुरू कहां से होती है, इकोनॉमिक्स स्टार्ट यहां से होती है कि रिसोर्सेस कम है। कहानी कहां से शुरू होगी इकोनॉमिक्स की, कि रिसोर्सेस कम है, स्केर्सिटी का मतलब कम है, रिसोर्सेस कम है, यहां से कहानी शुरू होगी। अब रिसोर्सेस कम या ज्यादा, कोई भी चीज कम या ज्यादा कब होती है, किसी चीज के कंपैरिजन में। आपके नंबर कम आए, किसके कंपैरिजन, दोस्त के कंपैरिजन में, या आउट ऑफ टोटल मार्क्स के कंपैरिजन में। बताओ, आपके नंबर ज्यादा है पड़ोसी के कंपैरिजन, ऐसा होता है कि नहीं होता। जब भी हम कोई कम या ज्यादा की बात करते हैं तो क्या हम कंपैरिजन करते हैं, यस। तो हमने कहा रिसोर्सेस कम है, क्यों है रिसोर्सेस कम, क्योंकि हमारी वांट्स ज्यादा है, अनलिमिटेड वांट्स है, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है। इच्छाएं कभी पूरी ही नहीं होती, होती है कभी पूरी नहीं। छोटी गाड़ी थी, बड़ी में पहुंच गए, वैगनार थी, क्रेटा में पहुंच गए, क्रेटा में थे, फॉर्च्यूनर में पहुंच गए, BMW, ओडी, क्लियर है, बढ़ती चली जाती है। एक डिमांड पूरी होती है, दूसरी डिमांड चालू हो जाती है। बचपन में सोचा होगा साइकिल मिल जाए, साइकिल के बाद सोचा कि स्कूटी मिल जाए, स्कूटी के बाद सोचा बाइक मिल जाए, है ना। समझ में आई बात, ऐसा होता है कि नहीं होता। जब भी एक डिमांड पूरी हो जाती है, इंसान का जब तक एक काम नहीं होता तब तक वो उसी पे अटका रहता है, और जैसे ही वो एक काम पूरा होता है उसके बाद वो अगले काम की तुरंत, है ना, होता है नहीं होता। 10th क्लास पास कर रहे थे तो 10th क्लास तक आइए, 10th क्लास में आप आए तो 10th क्लास के अंदर, 10th क्लास में आप आए तो 10th क्लास में सोचा होगा कि नंबर आ जाए 90%। 10th का जाते 11th में आते, 11th में फिर टारगेट सेट कर दिया, और 11th जाते फिर 12th में फिर टारगेट सेट हो गया। तो कहने का मतलब यही है कि इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती इंसानों की। तो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी उत्पन्न हो जाती है। क्लियर है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो इस वजह से, क्योंकि ह्यूमन वांट्स बहुत ज्यादा हैं, अनलिमिटेड है, ह्यूमन वांट्स बहुत ज्यादा हैं, अनलिमिटेड है, इसकी वजह से हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, कम है। कोई भी चीज जब भी हम बात करते हैं ना कि कम या ज्यादा, तो वो दूसरे के कंपैरिजन में बात करते हैं कि ये कम इसके कंपैरिजन। ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया, छोटा सा पॉइंट था। स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज इज अ यूनिवर्सल फैक्ट। अच्छा मुझे बताओ, ये रिसोर्सेज की जो स्कैरसिटी है ये किसके साथ है, किसी इंडिविजुअल के साथ है। क्या अंबानी को भी रिसोर्सेज की कमी है, बताइए जरा। क्या अंबानी के पास भी रिसोर्सेज की कमी है, क्या अमेरिका के पास भी रिसोर्सेज की कमी है, बताइए। यस, अंबानी को आज जाके पूछे भाई लोन लेगा, अंबानी तैयार बैठा है, लाओ भाई बताओ तो कितने बड़े बड़े लोन लेके बैठा हुआ है। तो जिसका जितना है उसी हिसाब से उसकी पैसा फिक्स्ड होता है। सेम अपने केस में भी देख लो, है ना।
अपने पास कोई पैसे वाला भी है तो प्रॉपर्टी होगी, लिक्विडिटी नहीं होगी। लिक्विडिटी का मतलब कैश नहीं होगा अपने पास में। तो हमें भी, हर इंसान को पैसे की भूख ऐसी है कि ठीक है और लाओ भाई, है ना, और कहीं इन्वेस्ट कर देंगे, कुछ ना कुछ कर देंगे। तो रिसोर्सेज की कमी तो हर किसी के पास होती है, हर किसी के साथ है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो कोई कंट्री हो, चाहे वो डेवलप्ड हो, चाहे वो अंडर डेवलप्ड। ये सब आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। Every economy, whether rich or poor, developed or underdeveloped, has to face these three central problems. पढ़ा होगा ये, what to produce, how to produce, and for whom to produce. वहां पर 1 नंबर में क्वेश्चन भी आता था, ये इवन क्वेश्चन था बुक के पीछे कि क्या अमेरिका को, यूएसए को भी क्या आपको फेस करनी पड़ेंगी प्रॉब्लम्स, सेंट्रल प्रॉब्लम्स? तो हम कहते थे यस, हर किसी को सेंट्रल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, एक इंडिविजुअल को भी, क्लियर है, एक कंट्री को भी, चाहे वो डेवलप्ड हो चाहे वो अंडर डेवलप्ड, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हमने कहा जिसके पास जितनी रिसोर्स है उसकी इच्छाएं भी उसी के हिसाब से होती है। जिसकी 10,000 सैलरी है वो 10,000 में भी गुजारा कर रहा है और उसमें भी सेविंग कर रहा है। जिसकी 1 लाख रुपए सैलरी है उसमें भी बस वो गुजारा ही कर रहा है, और जिसकी 10 लाख रुपए सैलरी है उसमें भी वो गुजारा ही कर रहा है, क्योंकि जैसी इनकम वैसे खर्चे। क्लियर है ना, समझ में आती है ना बात? देखा ना, 10,000 में भी लोग जीते हैं, 1 लाख में भी जी रहे हैं और 10 लाख में भी जी रहे हैं, लेकिन सब जी रहे हैं, बस थोड़ा अपना स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं उस हिसाब से, उसके हिसाब से उनके खर्चे। पॉइंट क्लियर हुआ कि स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज क्या है, सबके साथ है, यूनिवर्सल फैक्ट है, हर किसी के साथ, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो कोई भी कंट्री हो। सिंपल सा पॉइंट। अब रिसोर्सेज कम है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसके यूजेज ज्यादा है। प्रॉब्लम क्या है, अगर सिर्फ रिसोर्सेज कम होते, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं मिल्क, है ना, अगर हमारे पास में मान लो सिर्फ मिल्क है और ये मिल्क जो है वो 5 लीटर है, इससे ज्यादा अपने को मिलेगा नहीं, अपने पास 5 लीटर्स मिल्क है घर पे, इसके यूज क्या क्या कर सकते हो? 5 लीटर दूध के बहुत से यूज है। पीने के लिए यूज किया जा सकता है, दही जमाने के लिए यूज किया जा सकता है, पनीर के लिए यूज किया जा सकता है, बटर निकालने के लिए यूज किया जा सकता है। तो इसके मल्टीपल यूजेस हैं। अगर इसका एक ही यूज होता, मान लो अगर इसका एक ही यूज होता सिर्फ ड्रिंकिंग के लिए, तो क्या हमें कुछ सोचना पड़ता? बताइए, 5 लीटर है, एक ही यूज होता और कोई इसका यूज नहीं होता, सिर्फ 5 लीटर दूध हम एक ही काम के लिए यूज कर सकते हैं, पी सकते हैं। अब बताओ, क्या हमें कोई डिसीजन लेने की जरूरत पड़ती, क्या कुछ सोचने की जरूरत पड़ती, या सिर्फ उसको पी सकते हैं तो पी लो, जितना है उतना पी लो, जब खत्म हो जाए तो बात खत्म। बताओ, क्या कोई डिसीजन लेने की जरूरत पड़ती? क्या कोई प्रॉब्लम आती हमारे सामने? क्या कुछ हमें चॉइस की प्रॉब्लम होती कि हमें चॉइस करनी पड़ेगी, या क्या तो ये या तो ये, ऐसा कुछ करना है कि नहीं करना है? नहीं करना, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है, उसका यूज ही एक है। तो प्रॉब्लम कब होती है? जब रिसोर्सेज कम हो और उनके यूजेस ज्यादा, मल्टीपल यूजेस हो, ऑल्टरनेटिव यूजेस हो, तब जाकर ये प्रॉब्लम अराइज होती है। तो हमने कहा हमें क्या करना पड़ेगा, अगर रिसोर्सेज कम है तो हमें एलोकेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एलोकेशन का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन, बांटना पड़ेगा कि किस पर्पस के लिए कितना यूज करें। हमने कहा एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस करना पड़ता है टू ऑल्टरनेटिव यूजेस। जितने भी ऑल्टरनेटिव यूजेज हैं उनमें हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, एलोकेट करना पड़ेगा कि मिल्क पीने के लिए कितना यूज करें, ड्रिंकिंग के लिए, पनीर के लिए कितना यूज करें, कर्ड के लिए कितना यूज करें, ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ गई? क्या ये हमारे सामने एक प्रॉब्लम है कि हमें रिसोर्सेज को बांटना पड़ेगा? बताओ, ये एक समस्या है इंसान को चॉइस में, क्या तो ये करो या तो ये करो, बताओ करना क्या चाहते हो, तो ये चॉइस। तो ये दिस इज प्रॉब्लम, इसी को अपन बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू ऑल्टरनेटिव यूजेस। ये हमारे सामने एक प्रॉब्लम आ गई कि भाई हमें डिसीजन लेना पड़ेगा कि किस पर्पस के लिए रिसोर्स को कितना कितना यूज करें, कितना कितना एलोकेट करें। बताइए, कोई दिक्कत इसमें? इसी प्रॉब्लम को अपन क्या कहते हैं? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्या कहते हैं? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इसी प्रॉब्लम को ही क्या कहते हैं अपन? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। या इसी को ही क्या कहते हैं अपन? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्या अपने को चॉइस करनी पड़ रही है? यस, इसीलिए हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम या प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इसी को कहते हैं। आपके बर्थडे पर आपको घर वालों ने कहा ये लो बेटा 5,000 रुपए आपको दे दी,
अब तेरे को जो करना है वो तू कर, घर वालों ने तो दे दिए। अब घर वालों ने दिए तो तुम्हारे दिमाग में बहुत से ऑप्शंस आ सकते हैं, यार 5000 दिए अपने लिए ड्रेस परचेज कर लेते, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, यार बर्थडे पार्टी दोस्तों के साथ मनाएंगे, है ना, केक वेक बढ़िया से सेलिब्रेट करेंगे, मूवी देखने जाएंगे, दोस्तों को पार्टी दे देंगे। तीसरा, सर को पार्टी दे देंगे, है ना, ऐसा हो सकता है ना कि बढ़िया और किसी को नहीं, खुद करेंगे और सर को पार्टी दे देंगे। ऐसे बहुत से ऑल्टरनेटिव्स हैं हमारे पास। अब आपको चॉइस करनी है। चॉइस क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि रुपए तो कितने हैं, 5000 ही, 5000 से ज्यादा तो है नहीं। अब इसकी तो रिसोर्सेज क्या हो गई, लिमिटेड। बट आपकी इच्छाएं क्या है, आप सब कुछ करना चाहते हो, आप सब कुछ करना चाहते हो, दोस्तों को भी पार्टी देना चाहते हो, सर को भी पार्टी देना चाहते हो, खुद के लिए ड्रेस भी परचेज करना चाहते हो। क्या ये आपके सामने एक प्रॉब्लम अराइज हो गई? यस। और इस प्रॉब्लम में क्या आपको चॉइस करना पड़ेगी? यस। दिस इज नॉन एज इकोनॉमिक प्रॉब्लम या प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो ये हमारा सब्जेक्ट यहां से स्टार्ट होता है। ये सबको बच्चों को ये क्लियर होना चाहिए कि रिसोर्सेज कम है, उनके यूजेस ज्यादा है। अच्छा, रिसोर्सेज कम क्यों है? क्योंकि उनकी इच्छाएं ज्यादा है, ह्यूमन वांट्स ज्यादा है। उनके कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो वांट्स ज्यादा है और रिसोर्स की अवेलेबिलिटी कम है। क्योंकि कोई भी चीज कम या ज्यादा, आप कोई चीज देखें, लैंड है बहुत अवेलेबल है, लैंड कम थोड़ी ना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि लैंड जितनी डिमांड है लैंड की, उसके कंपैरेटिवली देखें तो लैंड कम पड़ जाती है। इसलिए फ्लैट सिस्टम पे जाना पड़ रहा है। क्यों जाना पड़ रहा है फ्लैट सिस्टम पे? पहले तो नहीं हुआ करते थे फ्लैट, अब क्यों होंगे? क्योंकि डिमांड बढ़ गई है। अब लोगों को समझ में आ गया कि अगर हम ऐसे अलग अलग प्लॉट लेके बनाएंगे तो ऐसे तो हम रह ही नहीं पाएंगे। तो ये फ्लैट सिस्टम आया, सोसाइटी सिस्टम आया। ठीक, तो ऐसा ही होता है। फिर उसका कुछ ऑल्टरनेट देखा जाता है कि अब क्या करें, तो अब वो क्या करें, तो उसमें फ्लैट सिस्टम भी आ गया। भी ठीक है, फ्लैट बना लो, फ्लैट बेच लेंगे, ऐसा है। ठीक, लेकिन गांव में जाके कहो ना फ्लैट बेच दो, पागल समझेंगे, है ना। मतलब एक फ्लोर तुम रख लो, एक फ्लोर हमें दे दो, पागल समझेंगे, नहीं समझेंगे। तो ऐसा ही है कि वो डिपेंड कर रहा है कि वहां पर जो रिसोर्सेज हैं वो स्केर्स हैं कि नहीं। हमने कहा रिसोर्सेज स्केर्स है इन कंपैरिजन टू देयर वांट्स। और जब रिसोर्सेज कम है और उनके यूजेस ज्यादा हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर यूजेस ज्यादा हैं तो उन रिसोर्सेज को एलोकेट करना पड़ेगा, किसमें? टू ऑल्टरनेटिव यूजेस। यही हमारे सामने एक प्रॉब्लम है। इसी को अपन कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू ऑल्टरनेटिव यूजेस। और यही क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम या प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। बर्थडे एग्जांपल समझ में आ गया होगा। बर्थडे पे पैसा मिला, पैसा जो है वो कम है, लिमिटेड है, उतना ही मिलेगा बजट। अब उसमें आपके पास ऑप्शंस बहुत आ जाएंगे, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, और उसमें से आपको एक चॉइस जरूर लेनी पड़ेगी। इसी को कहते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम या प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। कोई दिक्कत यहां तक? ये बात समझ में आ गई? अब बात आती है कि ये तो अपन ने नॉर्मल इसकी बात करी, और अब अपन डेफिनेशन समझते हैं कि इकोनॉमिक्स है क्या। तो हमने कहा इकोनॉमिक्स इज अ, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करें तो हमने कहा इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, द स्टडी ऑफ। अच्छा, जैसे मैं लिखता हूं ना लाइन में, एक लाइन में जितने वर्ड उतने ही लिखने हैं आप लोग, ये ध्यान रखें। स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक्स क्या है? स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। और इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? ये अभी आपने पढ़ ही लिया कि रिसोर्सेज कम है, इच्छाएं ज्यादा है कंपैरेटिवली, और उनके यूजेस भी ज्यादा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिसाइड करना पड़ेगा किस पर्पस के लिए रिसोर्स को कितना कितना एलोकेट करें, यूज करें। ये डिसाइड करना पड़ेगा, जिसको हमने कहा प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम या प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। कि हमें चॉइस करनी पड़ रही है कि किस पर्पस के लिए कितना कितना एलोकेट रिसोर्स को करना है। क्या बात समझ में आ रही है अच्छे से सबको? किसी को कोई डाउट इस चीज में? ये डेली रिवाइज होगा, आपके दिमाग में बहुत सेट हो जाएगा। इकोनॉमिक्स का ट्यूशन का सबसे मेन बेनिफिट जो है वो है याद होना। इकोनॉमिक्स का ट्यूशन सिर्फ समझने के लिए पैसे नहीं दे रहे हो आप लोग, आप याद करने के लिए पैसे दे रहे हो कि यहां पर आपको यहीं पर याद हो जाएगा। लेकिन कंडीशन फिर एक ही लगाऊंगा, घर पे जाकर 10 मिनट। इकोनॉमिक्स में तो 10 से 11 मिनट लगाने की जरूरत नहीं घर पे, लेकिन 10 मिनट डेली लगाना है। 10 से 11 मिनट की भी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं 10 मिनट से लगाने डेली। और 10 मिनट में करना क्या है? पेज पलटने, बस जो अपन ने लिखा है उसके पेज पलटने के। अच्छा, आज ये पढ़ा था, एक बार रीड कर, आपको 101% याद हो जाएगा। क्योंकि क्लास में इतना रिपीट होगा, एक एक चीज आपको एज इट इज याद हो जाएगी जैसे हमें पेपर में लिखनी। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का ये मेन बेनिफिट है। बच्चों से पूछ भी सकते हो, आपको यही चीज समझ में आएगी कि हम याद करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, हमें यही याद हो जाता है।
ठीक है, मैथ्स और अकाउंट्स तो कैसा सब्जेक्ट है, यहाँ पढ़ लिए फिर भी प्रैक्टिस चाहिए, लेकिन ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कुछ नहीं चाहिए, आपने यहाँ पे पढ़ लिया तो याद हो जाएगा, यहीं पर याद हो जाएगा, बस घर पे जाके 5 मिनट 10 मिनट आपको एक बार ये जरूर देखना है। ये हर सब्जेक्ट में देखा, आज जो पढ़ा है उसको एक बार रात को देखो सोते टाइम कि हाँ हमने क्या पढ़ा था, इतना देख लिया तो आपको कभी दिक्कत नहीं। अब ये डेडिकेशन अगर कर सकते हो 6 महीने के लिए, मैं तो कह रहा हूं 6 महीने छोड़ो, 1 महीने के लिए, 1 महीना छोड़ो, तुम 15 दिन के लिए करके देखो एक्सपेरिमेंटल। 15 दिन में अगर तुम्हें लगता है ना कि चीजें हमें फायदा हो रहा है तो तुम अपने आप ही लगा लो। 15 दिन तक मन करे या ना करे, खाना खाओ या ना खाओ, लेकिन 10 मिनट रिवाइज जरूर कर। उसके बाद में तुम्हें अपने आप एहसास हो जाएगा। अब मैं बच्चों को जब रिवीजन नहीं कराता ना, मैं डायरेक्ट पढ़ा देता हूँ। मान लो मेरी आदत हो रखी है, मैं डेली क्लास में कम से कम, मेरी फाउंडेशन की क्लास हो या कोई भी क्लास हो, तुमने देखी, मेरा रिवीजन पे ज्यादा फोकस रहता है एज कंपेयर कि मैं आगे चलूं। और किसी दिन जब रिवीजन ना कराऊं ना, तो या कोई टॉपिक बस ऐसे पढ़ा दो जल्दी में, तो फिर वो बच्चे कोई मजा नहीं आता, बच्चे कहता नहीं सर रिवीजन करो। क्यों? क्योंकि उनको आदत ऐसी हो चुकी है कि नहीं सर अब तो हमें यहीं पर अच्छे से करना है। तो इस चीज को फोकस करके चलो, एक बार आदत बना लो, उसके बाद तो बस फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इतना टाइम पढ़ाता हूँ, किसी दिन खाली हो जाता हूँ ना, तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो गया, जिंदगी में कुछ है भी करने को या कुछ नहीं है, बहुत खाली हो जाता है, बहुत बोर हो जाता हूँ, सही बता रहा हूँ मैं। किसी दिन संडे भी पूरा हो जाता है ना, संडे निकालना पड़ जाए तो संडे को भी मेरा रेयर कोई ऐसा दिन जाता होगा जिस दिन मैं पढ़ाता नहीं। शायद मेरा संडे भी कोई ऐसा बहुत रेयर जाता है, वो भी वो जाता है जिसमें मेरे को कहीं बाहर जाना, अदरवाइज मैं हर संडे पढ़ा रहा हूँ कंटिन्यूअसली। तो इसलिए आदत ऐसी हो गई कि नहीं, खाली तो रहना ही नहीं। तो वही चीज है, आप लोगों को भी हैबिट बना लेनी है अपनी। 15 दिन आपको जबरदस्ती करना है, उसके बाद तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। हमने क्या कहा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज इज अ यूनिवर्सल फैक्ट। रिसोर्सेज कम है, ये यूनिवर्सल फैक्ट है, और रिसोर्सेज इसलिए कम है क्योंकि ह्यूमन वांट्स ज्यादा है। हमने कहा कि रिसोर्सेज कम होने की वजह से, लेकिन अगर उनके यूजेस क्या होते, सिंगल यूज होता, ऑल्टरनेटिव यूज नहीं होते, तो क्या कोई प्रॉब्लम अराइज होती? नहीं। दूध है, जितना है उतना पी लो, जब खत्म हो जाए तो बात खत्म, कोई डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहां अराइज होगी? जहां पर रिसोर्सेस कम है और उनके यूजेस ज्यादा है, मल्टीपल यूजेज हैं, ऑल्टरनेटिव यूजेज हैं। तो फिर क्या हमें चॉइस करनी पड़ेगी, भैया किस किस के लिए कितना कितना यूज करना है? यस। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस टू ऑल्टरनेटिव यूजेस। यही क्या है? प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक, प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस टू ऑल्टरनेटिव यूजेस। और इसी को बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम या फिर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। कोई दिक्कत किसी को? इकोनॉमिक्स क्या है? स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अब क्योंकि 11th क्लास में ये सेम डेफिनेशन आप पढ़कर आए हो, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, लेकिन उसको एक्सटेंड करना होता था क्योंकि इतने से तो नंबर मिलेंगे नहीं, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स लिख दिया, तो समझने के लिए तो यही है कि स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अब ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती क्यों है, तो ये और लिख दो इसमें, तो ये डेफिनेशन थोड़ी बड़ी हो जाती थी और इसमें नंबर मिल जाते थे। तो हम इसमें ऐसा लिखते थे, अगर याद है किसी को बुक की, अराइजिंग आउट ऑफ द फैक्ट that the resources are scarce in relation to their wants, in relation to their wants। एक तो यही प्रॉब्लम है। हमने क्या कहा कि अराइजिंग आउट ऑफ द फैक्ट दैट द रिसोर्सेज आर स्केर्स इन रिलेशन टू देयर वांट्स, के रिसोर्सेज क्या है? स्केर्स है। किसके रिलेशन में? उनके वांट्स के रिलेशन में। एंड प्रॉब्लम अगर इतनी होती तो क्या कोई प्रॉब्लम होती कि बस रिसोर्सेज कम है? नहीं, प्रॉब्लम कब हो रही है? जब रिसोर्सेज कम है और उनके यूजेस ज्यादा है। एंड स्केर्स रिसोर्सेस have alternative। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए क्या, कि रिसोर्सेस कम होते तो दिक्कत नहीं थी, बट रिसोर्सेस कम है और उनके यूजेस ज्यादा हैं, तो हमें डिसीजन लेना पड़ रहा है। तो इकोनॉमिक्स में हम ये डिसीजन लेना ही सीखते हैं बस, कि किस रिसोर्स को किस पर्पस के लिए कितना एलोकेट करें। जैसे एक कंज्यूमर के लिए इनकम लिमिटेड है,
एक कंज्यूमर के लिए इनकम लिमिटेड है, तो कंज्यूमर को क्या सोचना है, इस इनकम को कौन से गुड्स पर खर्च कर। इसीलिए आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ते थे कि कंज्यूमर सोचता था मैं इस इनकम को कौन से गुड्स पर खर्च करूं जिससे मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए। इसी को हम बोलते थे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगा। मैं इसको, अब वही है ना कि रुपए तो आपके पास में, आप डिसीजन कैसे लोगे, अब अगली बात आती है। आप एज ए कंज्यूमर, आपको 5,000 अगर आपके बर्थडे पर पेरेंट्स ने दे दिए, तो उस टाइम पर आपके पास ऑल्टरनेटिव्स आ गए, खुद के लिए अकेले ड्रेस लेना और खुद के लिए खाना पीना, एक फैमिली के साथ पार्टी कर लेना, एक दोस्तों के साथ कर लेना, ट्यूशन पे करना है या स्कूल वाले दोस्तों के साथ करना है या सर को पार्टी देना, बहुत ऑप्शंस है। आप कैसे डिसाइड करेंगे ये चीज कि कौन से में आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है जिससे आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जिसमें सबसे ज्यादा आप इंजॉय करोगे, सेटिस्फेक्शन वही है। तो हमने कहा कि जिसमें सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो काम आप करना चाहेंगे, उसी को क्या कहते हैं अपन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। Consumer is said to be in equilibrium when he maximizes his satisfaction in such a manner, when he maximizes in a given situation, given market prices and आपके पास में होता था commodities, market price of the commodities, he plans his expenditure in such a manner that he maximizes his total satisfaction. उसको हम कहते थे that is consumer equilibrium। बात समझ में आ गई? तो उसमें भी यही पढ़ा। जब प्रोड्यूसर की बात आई तो प्रोड्यूसर के पास भी पैसा क्या है, लिमिटेड है। अब प्रोड्यूसर को उस पैसे को खर्च करना है, तो वो पैसे को कहां खर्च करेगा, कौन से गुड्स बनाए, किस चीज में लगाए जहां से उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। तो हम पूरी 11th क्लास में पढ़कर के आए, यही तो पढ़कर आए, लेकिन बच्चे को ये नहीं समझ में आ रहा होता कि हम इकोनॉमिक्स में कर क्या रहे हैं। बस चैप्टर चैप्टर चैप्टर, क्वेश्चन ये आएगा ये आएगा, ये पढ़ा दिया जाता, हो गया। प्रॉब्लम ये है ना। तो इस प्रॉब्लम को खत्म करना है, अपने को जो भी पढ़ना है वो इतने अच्छे से पढ़ना है कि अपने को फील आए कि अच्छा अपन इसको पढ़ क्यों रहे। हाथ को नीचे कर ले, नींद आ जाएगी। इकोनॉमिक्स है ये, इकोनॉमिक्स में बहुत आराम से पढ़ना होता है, देखो है ना। कुछ हमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा सिलेबस है, सिलेबस बहुत कम है। अकाउंट भी टाइम लगेगा, इसमें कुछ टाइम नहीं लगने वाला है कोर्स के अंदर। इसमें तो मेन हमें याद करना है, तो याद करने के लिए हमें थोड़ा स्लो पढ़ना है, ठीक है। स्टार्टिंग में बिल्कुल थोड़ा हम स्लो पढ़ रहे हैं, बाद में देखेंगे। हमने क्या कहा, ये क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। क्यों होती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, कम है इन रिलेशन टू देयर वांट्स। और यहां तक होता सिर्फ रिसोर्स कम होते, सिंगल यूज होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम तो कहां है कि रिसोर्सेज कम है और उनका यूजेस ज्यादा है, मल्टीपल यूजेस हैं, एंड स्केर्स रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। तभी जाके हमें चॉइस करनी पड़ेगी किस पर्पस के लिए रिसोर्स को कितना कितना यूज करें, एलोकेट करें। बोलो ठीक है, यहां तक बात अपने को समझ में आ। फिर अपन बात करते थे कि इकोनॉमिक्स कितने तरीके की, ये सब मैं 11th क्लास की बातें कर रहा हूं, 12th क्लास का तो मैं अभी स्टार्ट ही नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे को ये स्टार्टिंग तो करनी पड़ेगी ना बेस बनाने के लिए, तो इस वजह से करना पड़ रहा है। अपन ने बात करी कि इकोनॉमिक्स कितने तरीके की होती है, 2 तरीके इकोनॉमिक्स, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये पहले दोनों 12th क्लास में थी, अब एक 11th क्लास में है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब बात ये समझ में आनी चाहिए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। तो 11th क्लास में हमने क्या पढ़ा है और 12th क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, तब समझ में आएगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्लियर हो और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लियर हो। तो हमने कहा माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द, ये इकोनॉमिक्स तो है ही, तो हमने कहा इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक है तो ये क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स है तो क्या स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ही करेंगे इसमें भी, यस। किस लेवल पर करेंगे, लेकिन माइक्रो, छोटे लेवल पर करेंगे। किस लेवल पर करेंगे, एट द लेवल ऑफ स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स, एट द लेवल ऑफ स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स। अब ये स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स क्या होते हैं, लाइक
इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल मार्केट। ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल की स्टडी करेंगे। कहने का मतलब अगर मैं आपको बताऊं, जब भी हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को पढ़ते हैं पूरी कंट्री के लेवल से कम पे, किसी इंडिविजुअल के बारे में पढ़ रहे हैं, एक कंज्यूमर के बारे में पढ़ रहे हैं कि भाई ये इसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कैसे मिले, एक प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ रहे हैं, एक प्रोडक्ट की स्टडी कर रहे हैं, एक इंडस्ट्री की स्टडी कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट है इसके अंदर एक स्टडी ऑफ इंडस्ट्री, इंडिविजुअल इंडस्ट्री। इवन अगर पूरी कंट्री में ना एक इंडस्ट्री की भी बात हो रही है तो भी वो किस में आएगा आपके पास, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। जैसे अगर सिर्फ हम कहें टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में स्टडी करें पूरे इंडिया लेवल पर, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा या मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब तक हम पूरी इकोनॉमी की बात नहीं करेंगे तब तक वो मैक्रो नहीं होगा, तब तक वो क्या होगा, माइक्रो। जब हम पूरी इकोनॉमी की बात करेंगे तब जाकर वो क्या आएगा आपके पास, मैक्रो। ये आ गया आपके पास, द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स microeconomics is the study of economic problems at the level of इकोनॉमी एज अ होल। किसके लेवल पर बात कर रहे हैं, पूरी इकोनॉमी, इकोनॉमी एज अ होल। हमने कहा माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। लाइक एग्जांपल की बात करें, जैसे अपन पढ़ रहे हैं यहां पर, तो अपन पढ़ सकते हैं इंडिविजुअल डिमांड। इसमें अपन क्या पढ़ा, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई। 11th क्लास में यही तो पढ़ते थे। मार्केट डिमांड, सप्लाई पढ़ते थे एक प्रोड्यूसर की, या मार्केट सप्लाई पढ़ते थे। मार्केट सप्लाई, मार्केट डिमांड भी क्या कॉन्सेप्ट थे, माइक्रो के कॉन्सेप्ट्स थे। यहां पर नेशनल इनकम, नेशनल इनकम क्या पूरी कंट्री के लेवल पे निकाला जाएगा, इकोनॉमी के लेवल पर, यस। अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम अपन पूरी कंट्री के लेवल पर देख रहे हैं, दिस इज पूरी इकोनॉमी के लेवल पर देख रहे हैं। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड, ये चैप्टर अपने पास आएगा, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, पूरी यूनिट है 12 मार्क्स की। एग्रीगेट डिमांड, आपको बताता हूं कि ये सब इंडिविजुअल डिमांड में क्या था, एक कंज्यूमर कितना खरीदना चाहता है डिफरेंट प्राइसेस पर। मार्केट डिमांड में क्या था, मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो सब कितना परचेज करना चाहते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पर। और जब हम एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं तो यहां एक प्रोडक्ट की डिमांड की बात नहीं कर रहे, यहां किसकी बात कर रहे थे, एक प्रोडक्ट की डिमांड की बात कर रहे थे। यहां हम एक प्रोडक्ट की डिमांड की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं पूरे इंडिया के अंदर, पूरी इकोनॉमी के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं पूरे साल में, उन सबकी टोटल कितनी डिमांड है उसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। Aggregate demand refers to the demand for all the goods and services produced in the economy during the period of an accounting year. It does not refer to demand of an individual good. बात समझ में आ गई? एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट की डिमांड की बात नहीं कर रहे हैं, यहां क्या कह रहे हैं, जितने भी गुड्स हैं हमारे पास टोटल इकोनॉमी में पूरे साल में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज अपन ने प्रोड्यूस किए उन सब की कंबाइंड डिमांड की बात हो रही, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड। ये चैप्टर आएगा 12 नंबर का आपके पास में, चैप्टर नंबर 6, 7, 8। ठीक है, नेशनल इनकम इसमें से 10 मार्क्स का रहने वाले हैं। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई ये 12 मार्क्स का रहने वाला है। तो 2 यूनिट तो आपके पास, 6 चैप्टर तो यही है। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड सप्लाई, इसके 3 चैप्टर हैं, इसमें भी 3 चैप्टर है, नेशनल इनकम में भी 3 चैप्टर। ठीक है, तो उस केस में टोटल मिलाकर 22 मार्क्स का तो यहीं से बनता है। अब इसमें एक वर्ड और आ गया, इकोनॉमी क्या होती है। अगला शब्द क्या है इसमें, इकोनॉमी क्या होती है। यहां तक तो बात समझ में आ गई। अपन ने क्या पढ़ा अभी तक,
वो चीज आपको समझ में आ गई होगी। हमने सबसे पहले पढ़ा कि रिसोर्सेज कम है, उनके यूजेज ज्यादा हैं, तो हमें रिसोर्सेज को बांटना पड़ेगा, दैट इज एलोकेट करना पड़ेगा रिसोर्सेज को टू ऑल्टरनेटिव यूजेस। यही हमारे लिए एक प्रॉब्लम है, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू ऑल्टरनेटिव यूजेस। इसी प्रॉब्लम को हम क्या कह सकते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम या तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। चॉइस ही तो करनी पड़ती है, क्या तो ये करूं या तो ये करूं, है ना। फिर अपन ने कहा कि क्या है, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक। क्यों होती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, अराइजिंग आउट ऑफ द फैक्ट दैट द रिसोर्सेज आर स्केर्स इन रिलेशन टू देयर वांट्स एंड स्केर्स रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। जैसे मुझे याद है, ऐसे ही आप लोगों को भी परमानेंट याद हो जाएगी। एक साल में कभी एक दिन पढ़ानी पड़ती है ये डेफिनेशन, लेकिन कोई देखने की जरूरत पड़ती है क्या, नहीं। ये ऑटोमेटिकली याद है, जिस दिन पढ़ाना होता है फोल्डर वही खुलता है, अपने आप आ जाता है। क्यों, क्योंकि रिवीजन बहुत ज्यादा हो रखा है। तो एक साल 2 साल नहीं भी पढ़ाए ना, तब भी ये चीजें एज इट इज रहती है। तो इतना रिवीजन हो चुका है, तो आप लोगों को भी वही करना है मेरे साथ साथ। फिर अपन ने कहा कि इकोनॉमिक्स दो तरीके की होती है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो का मतलब छोटा, मैक्रो का मतलब बड़ा। तो हमने कहा छोटे लेवल पर, छोटे लेवल मतलब स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स के लेवल पर अगर हम बात करें, स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स के लेवल पर अगर हम बात कर रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स का मतलब क्या है, एक कंज्यूमर के बारे में बात कर रहे हैं, एक मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं, एक प्रोड्यूसर के बारे में बात कर रहे हैं, एक मार्केट, एक इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो ये सब चीजें इसमें क्लियर है। जब भी हम इकोनॉमी से कुछ भी कम की बात करेंगे, तो वह हमेशा किस में आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैंने बताया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पूरे इंडिया लेवल पर बात कर रहे हैं, तो ये मैक्रो होगा या माइक्रो होगा, माइक्रो होगा। ये एग्जांपल था आपके पास में कि इंडिविजुअल इंडस्ट्री की भी जब हम स्टडी करते हैं तब भी वो माइक्रो है, क्योंकि वो पूरी इकोनॉमी की बात नहीं कर रहे, उसमें सिर्फ एक उसके कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। जब तक हम पूरी इकोनॉमी की बात नहीं करेंगे, तब तक वो मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं बनेगी। ठीक है, आगे बात समझ में, कहीं लिखना नहीं है ये सब चीजें। ऐसा मत सोचो कि अपने को कुछ रट्टा मारना है, नहीं, कुछ भी यहां पर सोचना नहीं है क्लास में आपने कि रट्टा मारना है। ये तो मेरा काम है, या ऑटोमेटिकली याद होगा जब रिवाइज करेंगे। तो ये मत सोचना कि याद करना है, बैठे बैठे अपने आप याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस घर जाकर 10 मिनट एक बार पेज जरूर पढ़। अगली बात आ गई अपने पास, दैट इज इकोनॉमी। तो अगला पॉइंट आया हमारे पास इकोनॉमी। हमने कहा अब इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी का मीनिंग बता सकते हैं, इकोनॉमी क्या होती है, बताइए। तो लिखते हैं पहले, इकोनॉमी इज अ सिस्टम spread over a particular area that reveals about the nature and level of economic activities in that particular area. It shows how the people of a concerned area earn their living. Shows how the people of the concerned area earn their living. Economic activities. अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, ये अपने को पता होना चाहिए। इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्लूड, क्या क्या चीजें आती हैं, प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज।
ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। कोई चीज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट मीन्स हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं। कोई चीज कंज्यूम कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कहीं, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। या हम एक्सचेंज कर रहे हैं, सेल परचेज हो रही है, तो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब बात क्या आई, क्या कह रहे हैं, इकोनॉमी क्या है? तो इकोनॉमी एक सिस्टम है। इकोनॉमी क्या है? एक सिस्टम, जो एक ऐसा सिस्टम है जो एक पर्टिकुलर एरिया में फैला हुआ है। इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच इज स्प्रेड ओवर अ पर्टिकुलर एरिया। तो मान लो ये एक सिस्टम, एक पर्टिकुलर बात करिए, ठीक है। तो इकोनॉमी क्या है? अपने पास एक सिस्टम है जो इस पर्टिकुलर एरिया में फैला हुआ है। नहीं, इस एरिया की बात क्या बताएगा कि इसमें जो भी लोग रहते हैं वो कौन कौन सी इकोनॉमी कर रहे हैं। इसमें जो भी लोग रहते हैं वो अपनी कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हैं, उनका बताएगा नेचर। नेचर मतलब कौन कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं, क्या कंज्यूम करते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं, है ना, कहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या लेन देन हो रहा है, ये सब चीजें बताएगा एक ऐसा सिस्टम। उसी को क्या कहते हैं? इकोनॉमी। और साथ में लेवल, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उनका वॉल्यूम क्या है ट्रांजेक्शन्स का, ये सब किससे पता चलता है? इकोनॉमी से पता चलता है। तो हमने कहा इकोनॉमी क्या है? एक ऐसा सिस्टम है जो एक पर्टिकुलर एरिया में फैला हुआ है। जैसे अपन राजस्थान की इकोनॉमी की बात करें तो पूरे राजस्थान, इंडियन इको की बात करें, इंडियन इकोनॉमी की, तो पूरे इंडिया की, यूएस इकोनॉमी की बात करते हैं तो पूरे यूएस में। तो वो एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में बताता है। तो हमने कहा ये एक ऐसा सिस्टम है जो हमें एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में बताएगा कि वहां पर जो लोग रहते हैं वो कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं, क्या खाते हैं, क्या कंज्यूम करते हैं, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या लेन देन हो रहा है, वो सब बताएगा। तो हमें क्या बताएगा? दैट रिवील्स अबाउट द दो चीजें, नेचर एंड लेवल। नेचर का मतलब कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, लेवल का मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उनका वॉल्यूम का है, क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटीज का इन दैट पर्टिकुलर एरिया। अल्टीमेटली मैं दूसरे तरीके से कहूं तो मैं क्या कह सकता हूं कि भाई एक पर्टिकुलर एरिया में जो लोग रह रहे हैं वो अपना जीवन कैसे बिता रहे हैं, मतलब वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या कंज्यूम कर रहे हैं, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये सब जान रहे हैं। तो यही तो कह रहे हैं कि वो एक पर्टिकुलर एरिया में जो भी लोग रहते हैं वो आपके पास में कैसे अपना जीवन बिता रहे हैं, ये हमें बताता है। और उस सिस्टम को ही क्या कहते हैं? अपन इकोनॉमी कहते हैं। क्या समझ में आ गई कि इकोनॉमी इज अ सिस्टम स्प्रेड ओवर अ पर्टिकुलर एरिया। एक ऐसा सिस्टम है जो एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में हमें नॉलेज देता है। और क्या नॉलेज देता है? दैट नेचर एंड लेवल ऑफ, कि उसके अंदर जो भी लोग रहते हैं वो उन कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, दैट इज नेचर। और कितना उनका लेवल है, फ्रीक्वेंसी क्या है, या आपके पास वॉल्यूम क्या है, नेचर एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन दैट पर्टिकुलर एरिया। इट शोज कि उस पर्टिकुलर एरिया के लोग अपना जीवन कैसे बिता रहे हैं। इट शोज हाउ द पीपल ऑफ द कंसर्न एरिया अर्न देयर लिविंग। ये हमने बात कहा। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब क्या है? यहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब है प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज। बताओ क्या ये सब चीजें बेसिक क्लियर हैं? ये 11th क्लास की बिल्कुल बेसिक चीजें थी। अभी तक हमने 12th क्लास का कुछ भी नहीं पढ़ा है, लेकिन ये हमें जानना जरूरी था। यहां तक हमने पढ़ लिया कि इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, ये सब चीजें समझ में आ गई। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, ये सब पढ़ लिया। अब आपको पता है आपके कोर्स में दो बुक्स हैं, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स है और एक इंडियन इको है। मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी लॉजिकल है, बहुत बढ़िया से याद भी होगी, समझ में भी आएगी, सब कुछ होगा। इंडियन इको थोड़ा थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल में एक ही तरीका होता है याद करना है, और याद करने का एक ही तरीका होता है रिवीजन करना है। मतलब आराम से पढ़ेंगे चीजों को और पढ़ते 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 वो अपने को याद हो जाएंगी, कहानी की तरह याद हो जाएंगी। तो उसकी भी कोई टेंशन नहीं है, याद हो जाएंगी। साथ साथ करते रहेंगे, बीच बीच में कुछ थोड़ा पार्ट इधर से थोड़ा पार्ट उधर से देखेंगे, जैसे स्कूल वाले चलेंगे उसी हिसाब से लगभग लगभग अपन भी कोशिश कर लेंगे कि भाई कुछ होता क्या, जनरली क्या करते हैं, कुछ यहाँ से देते हैं कुछ वहां से, लेकिन अपने को टाइम लगेगा नहीं सिलेबस में इकोनॉमिक्स के में। सितंबर तक सबका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ये मेरा पूरा अनुमान रहता है। अगर बच्चे रेगुलर हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती। हम सितंबर से पहले पहले मतलब अगस्त में ही हो सकता है कि हम अपना सिलेबस 100% कंप्लीट कर लें। और अगर एक बार सिलेबस हमने 100% कंप्लीट वहां तक कर लिया और पढ़ लिया तो सिलेबस तो हम रिवाइज करके ही चलेंगे। ऐसा तो है नहीं कि बिना रिवीजन के पढ़ेंगे, तो हमें सब आता हो। मैंने अपने टाइम की बता रहा हूं, मैं जब खुद 12th में था तो मैं हाफ ईयरली के टाइम पर मैं फुली प्रिपेयर्ड था, मैं फाइनल के लिए। तो वो कोई ये है कि उसके लिए हमें थोड़ा सा स्टार्टिंग में स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है अपने शेड्यूल को लेकर, थोड़ा पढ़ने को लेकर। पहले 6 महीने मेहनत करो, बाद में मौज, नहीं तो पेपर वाले दिन फिर
है ना, हो जाता है, मतलब टेंशन हो जाती है, ऐसा होता है, ऑटोमेटिक होता है, ह्यूमन नेचर, चाहे मैं हूं चाहे आप। अगर हमने लास्ट में तैयारी की है ना तो वो सब मिक्सअप सा हो जाता है और उस दिन हमें कुछ कॉन्फिडेंस नहीं रहता। लेकिन हम किसी चीज के लिए पहले से इतनी बार प्रिपेयर कर चुके हैं और उसके बाद हमने टेस्ट इतने दे चुके हैं कि उसके बाद हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और 12th क्लास में हम टेस्ट पे ज्यादा फोकस करेंगे इस बार। मेरा थोड़ा सा टेस्ट वाला सिस्टम थोड़ा कम रहता है, मैं ऑलवेज पढ़ाने में ज्यादा बिलीव रखता हूँ कि मेरे को लगता है अपने बच्चों पे कि जब मैंने कॉन्सेप्ट्स अच्छे पढ़ाए हैं वो रिजल्ट तो देंगे ही देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, बोर्ड में रिजल्ट आएगा। लेकिन होता क्या है कि हमें यहाँ पर भी सेटिस्फाई करना पड़ता है, पेरेंट्स को भी सेटिस्फाई करना है, आपको भी सेटिस्फाई करना है, तो सबको ये पता चल जाता है कि कहाँ गलती हो रही है। और इंसान गलतियों से ही सीखता है। जब आप गलतियां करते हो ना तो आपको ये पता होता है, अच्छा ये गलती तो मैंने टेस्ट में की थी, ये यहाँ नहीं करनी, उसको सीखते हो। और फिर भी कोई ना सीखे, इंप्रूवमेंट ना करे, टेस्ट से होता क्या है, पता क्या होता है, औकात पता चल जाती है कि भैया मैंने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। अगर नहीं पढ़ा तो थोड़ा टेंशन होती है, टेंशन होती है तो थोड़ा पढ़ लो, बस इतना सा है और कुछ। ठीक, यहां तक बताओ, कोई किसी को दिक्कत है यहां तक? इतना ही पढ़ेंगे आज हम, एक बार देख लो। हमने कहा इकोनॉमिक्स क्या है, तो हमने कहा सबसे पहले शुरुआत कहां होती है इकोनॉमिक्स की, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज इज अ यूनिवर्सल फैक्ट। जितना बोलोगे उतना फायदा होगा। हमने कहा रिसोर्सेज स्केर्स है, ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। क्या सबके साथ रिसोर्सेज की कमी है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे कोई कंट्री हो, वेल कितनी ही डेवलप्ड कंट्री क्यों ना हो, क्या हर किसी कंट्री को फेस करनी पड़ेगी? यस, हर सोसाइटी को, हर इंडिविजुअल को ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स आपने देखी थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, सबको फेस करनी पड़ती है। फिर हमने कहा कि प्रॉब्लम अगर रिसोर्स कम होता और उसका एक ही यूज होता तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम कहां राइज हो रही है, रिसोर्सेज कम है और उनके यूजेस मल्टीपल। एग्जांपल दिया था, मिल्क अगर सिर्फ ड्रिंकिंग के लिए यूज हो सकता तो फिर क्या है, जितना है उतना पी लो, खत्म हो जाएगा, तो बात खत्म होगी, कोई डिसीजन नहीं लेना। लेकिन अगर उसके मल्टीपल यूजेस हैं तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा किस पर्पस के लिए हमें कितना कितना रिसोर्स को एलोकेट करना है। क्या इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आएगी हमें? यस, यही तो प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू ऑल्टरनेटिव यूजेस, इसी को क्या कहते हैं अपन, इकोनॉमिक प्रॉब्लम या तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्योंकि हमें चॉइस करनी पड़ गई कि इन चार ऑप्शन में से मुझे करना क्या है, दोस्तों को पार्टी देनी है या खुद सेलिब्रेट करना है, फैमिली के साथ करना है या सर को पार्टी देनी है, ये तो आपके पास ऑप्शंस आ गए। दिस इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। और चॉइस करना बड़ा मुश्किल काम है, होता है। शॉपिंग करने चले जाओ, ये लूं या ये लूं, होता है, ये सब कुछ ले लो, जो जो पसंद आए सब कुछ ले लो, सोचना पड़ता है ना, क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज कम है, तो हमें फिर वहां सोचना पड़ता है, भैया इसमें से कुछ एक लेना पड़ेगा, तो बताओ क्या करना है। ठीक है, इकोनॉमिक्स, तो हमने कहा इकोनॉमिक्स क्या है, जब हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो पूरी इकोनॉमिक्स में हम पढ़ क्या रहे हैं, यही तो पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स मतलब अगर एक कंज्यूमर के लिए पढ़ रहे हैं तो यही देख रहे हैं कि कंज्यूमर की इनकम लिमिटेड है, अब वो उसको कैसे खर्च करे जिससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। एक प्रोड्यूसर के पास इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है, पैसा लिमिटेड है कि उसको कहां इन्वेस्ट करे जिससे उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। बात समझ में आई? तो हमने कहा कि रिसोर्सेज, इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं पूरी इकोनॉमिक्स में, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ही पढ़ रहे हैं। तो माइक्रो मैक्रो पूरा में आप पढ़ोगे क्या, सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही पढ़ो। फिर हमने कहा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं, अराइजिंग आउट ऑफ द फैक्ट दैट द रिसोर्सेज आर स्केर्स इन रिलेशन टू देयर वांट्स। रिसोर्सेज कम है किसके कंपैरिजन में, उनके वांट्स के कंपैरिजन में। कोई भी चीज कम या ज्यादा होती है तो कंपैरेटिवली होती है। एंड स्केर्स रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। अगर ऑल्टरनेटिव यूजेस नहीं होते तो क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती? नहीं होती। फिर तो डिसीजन लेने की जरूरत ही नहीं है। खुद सोचो, थोड़ा लॉजिकल सोचोगे ना ठंडे दिमाग से बैठ करके, क्यों ऐसा हम कर रहे हैं कि अगर एक ही यूज होता तो फिर हमें सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यहां तक बात समझ में आ गई? फिर हमने कहा इकोनॉमिक्स दो तरीके की होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स है मतलब छोटे लेवल पे, छोटे मतलब स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स के लेवल पे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स। ये तो डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की आ गई, एट द लेवल ऑफ स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स। स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स किसको बोलते हैं? इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल मार्केट, इंडिविजुअल इंडस्ट्री। जब भी हम पूरी इकोनॉमी से कुछ भी कम बात करेंगे, भले हमने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात कर ली पूरी इंडिया लेवल पर, लेकिन वो तब भी क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी है, क्योंकि पूरी इकोनॉमी की बात नहीं हो रही। जब तक पूरी इकोनॉमी की बात नहीं होगी तब तक वो मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं है, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी हो। मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, किस लेवल पर? एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, एट द लेवल ऑफ
इकोनॉमी एज अ होल। और जब पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं तो नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, यहां इंडिविजुअल डिमांड सप्लाई थे। तो आपने कहा था एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है, पूरी कंट्री में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं पूरे साल में, पूरे साल में पूरी कंट्री के अंदर, पूरी इकोनॉमी के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उन सबकी डिमांड को क्या कहेंगे, एग्रीगेट डिमांड। ये एक प्रोडक्ट की डिमांड नहीं बात कर रहे, ये जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज पूरे साल में हमने प्रोड्यूस किए हैं उन सबकी डिमांड की अपन बात कर रहे हैं, दैट इज एग्रीगेट डिमांड। कोई दिक्कत यहां तक? फिर अपन ने इकोनॉमी क्या है, तो हमने कहा इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जो एक पर्टिकुलर एरिया में फैला हुआ है, स्प्रेड है। तो इकोनॉमी इज अ सिस्टम जो एक पर्टिकुलर एरिया में फैला हुआ है, स्प्रेड ओवर अ पर्टिकुलर एरिया, जो हमें क्या बताता है, रिवील मतलब शो करना, दैट रिवील्स अबाउट दो चीजें, नेचर एंड लेवल। किस चीज का नेचर एंड लेवल? ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन दैट पर्टिकुलर एरिया। ये शो करता है कि उस एरिया में जो पर्टिकुलर लोग रहते हैं वो अपना जीवन कैसे बिता रहे हैं। इट शोज हाउ द पीपल ऑफ द कंसर्न्ड एरिया अर्न देयर लिविंग। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज में मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज, कि उस एरिया के जो लोग हैं वो क्या कंज्यूम कर रहे हैं, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं और क्या एक्सचेंज कर रहे हैं, ये सब हमें एक सिस्टम बताता है। उस सिस्टम को ही अपन क्या कहते हैं, इकोनॉमी कहते हैं। तो इसको स्प्रेड करके जब ऐसे पढ़ते हैं ना अपन छोटे छोटे करके, तो वो याद बहुत जल्दी हो जाता है। इकोनॉमी क्या है? सिस्टम जो कहां फैला हुआ है, एक पर्टिकुलर एरिया में। तो इकोनॉमी इज अ सिस्टम स्प्रेड ओवर पर्टिकुलर एरिया, जो क्या बताएगा, दैट रिवील्स अबाउट द दो चीजें, नेचर एंड लेवल। किस चीज का? ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन दैट पर्टिकुलर एरिया। तो ये याद करने में क्या होता है, क्वेश्चन के हिसाब से अपन याद कर सकते हैं, उसके बाद लाइन याद आ जाती है ना। जैसे अकाउंट्स में भी याद हुई होगी, पार्टनरशिप क्या है? इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन, जिन्होंने क्या किया, वो है एग्रीड, क्या करने के लिए? टू शेयर द प्रॉफिट्स। किस चीज के प्रॉफिट? ऑफ अ बिजनेस, जिसको कौन चलाएगा? कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये याद होती है टुकड़ों में, क्वेश्चन बना बनाकर, इसलिए हम उसको एक लाइन में इतने ही वर्ड्स लिखते हैं। तो वो वहां से आपको ध्यान रखना है। ये तो था बिल्कुल बेसिक। कल स्टार्ट करेंगे फिर अपन इसमें 12th क्लास।